अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ह्यूमैनिटी अलायंस और नेशनल विल प्लेटफॉर्म के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 5,20,000 अफराद ने आज जुमेरात के रोज़ नए साल की पहली सुबह इस्तांबुल के गालाता पुल पर फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ी रैली निकाली। इस मुजाहरे में 400 से ज़ायद शहरी तंजीमों ने शिरकत की और इसे तुर्क यूथ फाउंडेशन की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस रैली का नारा कुछ यूँ था: हम खौफज़दा नहीं होंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम फ़लस्तीन को नहीं भूलेंगे। मुजाहिरीन ने गाज़ा में नस्लकुशी के खात्मे का मुतालबा किया। इस रैली से कबल शहरियों ने शहर की बड़ी मसाजिद में फजर की नमाज से कबल इज्तिमा किया, जिनमें आया सूफिया जामा मस्जिद कबीरा, सुल्तान अहमद, फातेह सुलेमानिया और अमीन ओनू मस्जिद शामिल थी। कई अफराद ने मसाजिद के सहनों में जमा होकर तुर्क और फ़लस्तीनी परचम उठाए और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया। सर्द मौसम के बावजूद लोगों की एक कसीर तादाद यकजा हुई। खास तौर पर सुल्तान अहमद स्क्वायर के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जहां शुरका को गर्म मशरूबात भी फराहम किए गए। नमाज फजर के बाद मुजाहिरीन पैदल गालाता पुल की तरफ मार्च करते हुए गए, जिनमें वज़रा, आला ओहदेदार और सरकारी प्रोटोकॉल की शख्सियात भी शामिल थी। प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ। मरकजी प्रेस प्लेटफॉर्म के पीछे एक इमारत पर मरहूम फ़लस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी आला के तख्लीक करदा अलामती किरदार हंजला का एक बड़ा बैनर आवेज़न किया गया, जिसे तहरीक फ़लस्तीन के साथ गहरा मुंसलिक समझा जाता है। तकरीब में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारों और मौसीक़ारों के मुज़ाहरे भी शामिल थे, जिनमें लेबनानी, स्वीडिश गुलकार, माबरिज़ेन, तुर्क फनकार और बैंड ग्रुप शामिल थे। सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अपनी बहरी हुदूद में कभी जबर, क़ज़ाक़ी या डाका ज़नी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर की जानिब से शेयर किए गए नए साल के पैगाम में एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की और मशरक़ी बहर रूम में तुर्क कुब्रुसी अवाम के मफादात को दरपेश बढ़ती हुई इश्तिआल अंगेज़ी और ख़तरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। एर्दोगान ने कहा कि जैसे जैसे शाम में अमन मज़ीद मजबूत हो रहा है, रज़ाकाराना वापसी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के दौरान 6 लाख शामी अपने मुल्क वापस आ चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि तुर्की शाम की नई इंतज़ामिया की हिमायत करेगा, ताकि तमाम शामियों के लिए, चाहे इनकी नस्ल या फ़िरका कुछ भी हो, सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। गाज़ा की तरफ रुजू करते हुए एर्दोगान ने कहा कि जब तक के 71,000 फ़लस्तीनियों की हलाकत के जिम्मेदार को जवाबदार ठहराया ना जाए, तुर्की खामोश नहीं रहेगा। तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि अनक़रा इस बात को यकीनी बनाने के लिए भरपूर काम कर रहा है कि इजराइल हमले रोके, गाज़ा में इंसानी इमदाद को तेज़ करें और तामीरातों की कोशिशों को शुरू करने की इजाज़त दें। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का हलफ ले लिया है। ये तकरीब मैनहट्टन के एक तारीखी गैर कारगर सबवे स्टेशन में मुनक़िद हुई। इसके बाद डेमोक्रेटिक ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुसलमान रहनुमा बन गए हैं। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक उन्होंने कुरान करीम पर हाथ रखकर हलफ लिया और कहा कि यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ और मौका है। ये निजी तकरीब न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने मुनक़िद की, जो ज़ोहरान ममदानी की सियासी इत्तेहादी है। तकरीब शहर के पुराने सिटी हॉल स्टेशन में हुई। अपनी पहली तकरीर में ममदानी ने कहा कि यह स्टेशन शहर की ज़िंदगी, सेहत और विरसे में अवामी ट्रांजिट की अहमियत का सबूत है। उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट के नए कमिश्नर माइक फ्लिन के तकर्रुर का ऐलान भी किया। ज़ोहरान ममदानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सबका शुक्रिया, अब मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल गए। दोपहर 1 बजे सिटी हॉल में एक बड़ी अवामी तकरीब में अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स, जो ममदानी के सियासी ब्यूरो हैं, उन्होंने दोबारा हलफ दिलाएंगे। इसके बाद ब्रॉडवे के कैन्यन ऑफ हीरोज पर अवामी जश्न मनाएंगे। ज़ोहरान ममदानी न सिर्फ शहर के पहले मुसलमान मेयर हैं, बल्कि पहले जनूबी एशियाई निज़ाद और पहले अफ्रीका में पैदा होने वाले मेयर भी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए अपने नए साल के रिजोल्यूशन 3 अल्फाज में बयान कर दिए। सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने मार-अ-लागो में नए साल के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान अमेरिकी सदर ने बताया कि साल 2026 में वो क्या हासिल करना चाहते हैं। एक रिपोर्टर की जानिब से अमेरिकी सदर से पूछा गया, सदर क्या आपके पास नए साल की कोई रिजोल्यूशन है? इसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, मेरे पास है, अमन, अमन और ज़मीन पर अमन। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर खुद को अमन का अलमबरदार करार देते हुए दावा किया कि उन्होंने 2025 में 8 जंगें ख़त्म करवाई है, जिनमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान कशीदगी, थाईलैंड, कंबोडिया तनाज़ा और मशरक़ व सतह के मामला शामिल थे। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए भी मुमकिना अमन मुआहदे पर काम जारी रखने का जाहिर किया है। नेदरलैंड के दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम में नए साल की खुशी के मौके पर 19वीं सदी का एक चर्च आग लगने से जल गया, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर तशद्दुद के वाक़ात भी हुए, जिनमें 2 अफराद हलाक हुए। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक एम्स्टर्डम में सन 1872 में तामीर हुए
चर्च में आज 1 जनवरी की सुबह के वक्त आग लग गई। हुकाम का कहना है कि चर्च का 50 मीटर ऊंचा टावर आतिशबाजी के बाद गिर गया और छत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ताहम साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की गई है कि इसके बाद भी ढांचा बरकरार रहने की तौक़े है। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह से फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका है। इसी तरह डिच पुलिस यूनियन के सरबराह 9 क्यूमेन ने बताया कि नए साल की रात पुलिस के खिलाफ ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं जो इससे कबल कभी नहीं देखे गए। इनका कहना था कि एम्स्टर्डम में ड्यूटी के दौरान इनको भी आतिशबाजी और धमाका खैज मवाद से निशाना बनाया गया। आधी रात के थोड़ी देर बाद हुकाम की जानिब से मोबाइल फोन पर एक अलर्ट जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया था कि जब तक जानों को खतरा ना हो हंगामी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों से राब्ता ना करें। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स पर हमलों और पुरतशद्दुद वाक़यात की इत्तलात पूरे मुल्क में फैली हुई थी। स्विट्जरलैंड के एक बार में धमाके से दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए। रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि धमाके से दर्जनों अफराद के हलाक होने और तकरीबन 100 के जख्मी होने का खदशा है। इटालियाई वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि स्विस पुलिस से मौसूल मालूमात के मुताबिक तकरीबन 40 अमवात पेश आए हैं। ताहम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े पर दर्जनों से ज्यादा वजाहत देने से गुरेज किया। इससे कबल स्काई न्यूज ने पुलिस के हवाले से रिपोर्ट किया कि इस वाक़े में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि कुछ मुकामी मीडिया का कहना है कि यह तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस के तर्जुमान ने तादाद की तस्दीक करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि कई अफराद को जलने के जख्मों के लिए इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस तर्जुमान गैटन लाथियोन ने AFP को बताया कि आज जुमेरात को हुए धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन कई लोग जख्मी हैं और कई हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे एक बार में जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, धमाका पेश आया। बार का नाम ले कॉन्स्टिलेशन है, जो सयाहों में काफी मकबूल है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्विस मीडिया की जानिब से शायद तस्वीर में एक इमारत को आग में लिपटा हुआ और इमरजेंसी सर्विसेज के करीब दिखाया गया। 2025 के इख्तिताम पर गाजा के रिहायशी नए साल का इस्तकबाल खुशी से नहीं बल्कि थकन, गम और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि शायद इनका डरावना ख्वाब अब खत्म हो जाएगा। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक तबाहाल इलाके में जिंदगी बका की जद्दोजहद बन चुकी है। बुनियादी ढांचा खंडर में तब्दील हो चुका है। बिजली नायाब और लाखों लोग खैमों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुई 2 साला लड़ाई ने इन्हें बार बार बेघर कर दिया है। हिना अबू उमरा ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में एक लामतनाही खौफनाक ख्वाब में जी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह ख्वाब 2026 में खत्म हो जाए। हम कम से कम ये चाहते हैं कि बिजली बहाल हो जाए, सड़कें मामूल पर आएँ और खैमे खत्म हो। गुज़श्ता साल ने गाजा के अवाम को नुकसान और खौफ दिया। शीरीन अल क्याली ने कहा है कि हम 2025 को गहरे दुख के साथ अलविदा कहते हैं। हमने अपने लोग और सामान खो दिया। बमबारी और दहशत के साये में एक शहर से दूसरे शहर में बेघर होते रहे। ये तजुर्बे बेशुमार गाजा के बाशिंदों का है, जिन्हें बार बार फरार होना पड़ा। साल 2025 सऊदी अरब के लिए अहम संग मील की हैसियत का हामिल है, जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हवाले से एक कारकर्द और मुतवाज़िन मौजूदगी का आकाश है। गुज़श्ता साल हुए वाक़यात ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के हवाले से भी अहम साबित हुए हैं। मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक इक़्तिसादी, इख्तिराई, टेक्निकी और इंसानी हमदर्दी के शोबों में भी नुमायां कामयाबियां मिली हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सलामती और क़याम अमन के हवाले से मुमलिकत का किरदार अहम रहा। वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की रहनुमाई में मुमलिकत ने साल 2025 के दौरान इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने और बहरानों को मुकालमे के जरिए हल करने के लिए अहम सिफारती कोशिशों को जारी रखा। 18 फरवरी 2025 को सऊदी अरब ने रूस और अमेरिका के माबीन मुज़ाकरात की मेज़बानी की। 11 मार्च को जिद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान कामयाब मेज़बानी की, जो रूस यूक्रेन बहरान के पुरअमन हल को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा थी। 13 मई को रियाद ने सऊदी अमरीकी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसकी सदारत वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए, जबकि 14 मई को रियाद ने खलीजी अमरीकी कॉन्फ्रेंस की भी मेज़बानी की, जिसमें वली अहद की कोशिशों से अमरीकी सदर ने जमहूरिया शाम पर पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया। वली अहद की दावत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और शामी सदर अहमद शरा के दरमियान टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाम के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में रेड सी अथॉरिटी ने साली सयाहत की सरगर्मियों को जहन में रखते हुए एक नई गाइड या रहनुमा उसूल मुतारिफ कराए हैं, जो इत्तलात, ज़ाब्तों और तरीक़ेकार को यकजा करके एक डिजिटल रेफरेंस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। रेड सी अथॉरिटी ने बताया कि नई गाइड से मुस्तफ़ीद होने वालों के लिए तमाम उसूल व ज़वाबित एक जगह पर अपडेटेड शक्ल में दस्तियाब हैं। इसमें शरायत और एप्लीकेशन के तरीक़ेकार का भी इंदराज होगा। ज़रूरत के वक्त सारिफीन स्मार्ट लिंक्स इस्तेमाल करते हुए मुताल्लिक़ा हुकूमती इदारों के सरकारी प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच सकेंगे।
اس سہولت سے تاخیر کا دورانیہ کم ہو جائے گا اور بقول ریڈ سی اتھارٹی اس عمل سے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والوں کو نہ صرف ایک مربوط نظام ملے گا بلکہ ان کا ڈیجیٹل تجربہ بھی زیادہ قابل اعتبار ہوگا۔ اس گائیڈ میں ایک حصہ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب میں مشتمل ہوگا، جبکہ کہیں کہیں مشاورت اور نصیحت کے لیے نوٹس بھی درج ہوں گے کہ کن سرگرمیوں کی اجازت ہے اور کن کی نہیں۔ ریاض کی امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی نے اس سال کی کوالٹی ایجوکیشن انڈیکس میں سعودی عرب میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سعودی پریسیڈنسی SPA کے مطابق یہ پوزیشن ٹائمز ہائیر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگز کی فہرست سے لی گئی ہے۔ دنیا بھر کے انڈیکس میں اس یونیورسٹی کا نمبر 29 ہے۔ یہ کارنامہ یونیورسٹی میں تعلیم کی قائدانہ صلاحیتوں اور پائیدار سماجی اثر و رسوخ کا اظہار ہے۔ تعلیمی اداروں کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے مقاصد کی بنیاد پر امپیکٹ رینکنگز کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ رینکنگ کے لیے جامعات کے تعلیمی، سماجی، معاشی اور ماحولیاتی اثر کو روایتی طریقے سے ہٹ کر دیکھا جاتا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن انڈیکس کسی بھی یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم مہیا کرنے کی صلاحیت اور اس کی تعلیم سے عمر بھر سیکھنے کی عادت میں اضافے کی پیمائش اور مساوات کا قیام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انڈیکس کسی یونیورسٹی کی انسانی وسائل بڑھانے کی صلاحیت کے معیار کو بھی دیکھتے ہیں جو تعمیر و ترقی اور کمیونٹی کی خدمات کے لیے لازمی ہے۔ سعودی طلبہ نے سال 2025 کے دوران 26 انٹرنیشنل اولمپیاڈز اور انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ فیئر میں 129 عالمی ایوارڈز حاصل کیے۔ اخبار 24 کے مطابق طلبہ کی کامیابی کے پیچھے کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن اور وزارت تعلیم کی مشترکہ کاوشیں ہیں جن کے ذریعے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا گیا ہے۔ محبہ پروگرام کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ مملکت نے امریکہ کی میزبانی میں انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ فیئر میں عالمی سطح پر اپنا دوسرا مقام برقرار رکھا، جس کے ساتھ سعودی ٹیموں کی حاصل کردہ مجموعی انعامات کی تعداد 996 تک پہنچ گئی ہے۔ محبہ پروگرام اور وزارت تعلیم نے نسموں کے عنوان سے سب سے بڑا پہلا سائنس اور ریاض اولمپیاڈ کا اجرا کیا تھا، جس کے تحت 47 شہروں اور گورنریٹس 1,50,000 طلبہ کو 800 اساتذہ کی زیر نگرانی تیار کرایا گیا تھا۔ سال بدل گیا لیکن پاکستان کے ناپاک عزائم بدستور قائم ہیں۔ پاکستان نے نئے سال کا آغاز دھمکیوں سے کیا ہے۔ نئے سال کے موقع پر پاکستان نے ایک بار پھر ہندوستان کے خلاف زہر اگلا ہے۔ بیٹی کی شادی کے فوراً بعد پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف سخت اور فیصلہ کن جواب دینے کی دھمکی دی۔ عاصم منیر نے براہ راست کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ عاصم منیر نے 2 دن پہلے ہی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کی تھی۔ پاک فوج نے عاصم منیر سے منسوب بیان جاری کیا۔ اس میں پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ ملک کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فوج کے بیان کے مطابق عاصم منیر نے یہ باتیں جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں منعقدہ بلوچستان پر 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ایران میں اقتصادی بحران اور کرنسی کی مسلسل گرتی ہوئی شرح کے خلاف احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب مظاہرین نے جنوبی صوبہ فارس کے شہر فاسا میں مقامی حکومت کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق مظاہرین کے ایک گروپ فاسا گورنری کے دفتر کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں پرتشدد لوگوں کا ایک گروپ عمارت کے مین گیٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 4 روزہ احتجاج میں یہ پہلا موقع ہے جب یہ ہجوم پرتشدد ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز نے مداخلت کی اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ایک 28 سالہ خاتون کو گرفتار کر لیا جو مبینہ طور پر گروپ کی قیادت کر رہی تھی۔ تسنیم خبررساں ادارے کے مطابق جھڑپ میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ 4 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ موجودہ حالات احتجاج سے بغاوت کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کبھی مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے اور کبھی وارننگ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود مسئلے کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا۔ ایران میں احتجاج اتوار کو اس وقت شروع ہوا تھا جب تہران میں دکاندار سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی ریال کی امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچنے کی وجہ سے مہنگائی اور زندگی کے حالات مشکل ہونے کے بعد یہ مظاہرے کئی دوسرے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ ایران کے نظام کی ساخت اور حکومت کے کام کرنے کے طریقے سے یہ نہیں لگتا ہے کہ خامنہئی کا تختہ الٹنے کے قریب ہے۔ ایران میں طاقت صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس پر پاسداران انقلاب، سیکورٹی ایجنسیاں اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ مضبوطی سے کنٹرول کرتی ہے۔ ایران کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایرانی حکومت نے بار بار بڑے احتجاج کو دبایا ہے۔